गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को लेकर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा हो रहा है। विपक्ष इस्तीफा मांग रहा है, लेकिन देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाले टेनी का 6 दिन से कोई सुराग नहीं है। आज भी टेनी को लेकर विपक्ष संसद में मार्च निकालने वाला है। सरकार को घेरने की तैयारी है। सवाल है, कब तक छिपेंगे टेनी, कब देंगे इस्तीफा? संसद में मांग की जा रही है, गाली देने वाले मंत्री इस्तीफा दें। सड़कों पर धमकाने वाले मंत्री के खिलाफ निकल रहा है मार्च। सड़कों पर फूंका जा रहा है टेनी का पुतला। आज फिर टेनी पर संसद में हंगामा होगा। विपक्षी सांसद दोपहर 12:30 बजे गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक मार्च निकालेंगे। विपक्षी पार्टियां राहुल गांधी की अगुवाई में मार्च करेंगी। विपक्षी दल एकजुट होकर टेनी का इस्तीफा मांगेंगे। आज विपक्ष की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। संसद में टेनी पर संग्राम है तो वहीं सड़क पर हो रही है बदनामी। लेकिन अपनी साख को दांव पर लगाकर टेनी लापता हो गए हैं। लापता होने के मायने हैं कि टेनी अपनी हरकतों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जब टेनी ने एबीपी न्यूज के पत्रकार को धमकाया था। इतना ही नहीं, वो मीडिया का गला घोटने दौड़ पड़े थे। जिस मंत्री पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वो गुंडों जैसा बर्ताव कर रहा था। अरे फोन बंद कर दे। 16 दिसंबर 2021 दोपहर करीब 12:15 बजे आखिरी बार टेनी की गाड़ी कैमरे पर दिखी थी। उसके बाद टेनी ने न गृह मंत्रालय की चौखट पर दस्तक दी, न संसद के गलियारे में दिखे और न ही अपने संसदीय क्षेत्र लखीमपुर खीरी में नजर आए। टेनी कहाँ है, इसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। टेनी भले ही गायब हो, लेकिन उनके नाम की गूंज सदन के अंदर और सदन के बाहर जमकर गूंज रही है। क्लियर बात है, हम चाहते हैं कि सरकार जो उनका मंत्री है उसको हटाए और लखीमपुर खीरी के मामले पर डिस्कशन करने दें। सरकार करने नहीं देती। जिस अशोभनीय भाषा का जिसका जिक्र भी यहाँ नहीं हो सकता, उसके बावजूद वो गृह मंत्रालय में बैठे हुए हैं, तो ये तो सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए उनके लिए भी, जिनके मंत्रिमंडल में बैठे हुए। इस्तीफा अगर वो व्यक्ति नहीं दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश चुनाव को देश को ऊपर रखिए उससे और उनको बर्खास्त करें। वहीं गोंडा में पत्रकारों ने सड़कों पर उतरकर एबीपी न्यूज के पत्रकार के साथ हुए दुर्व्यवहार के विरोध में मौन विरोध प्रदर्शन किया। इसका आज मौन जुलूस का मतलब था कि खीरी लखीमपुर में अजय कुमार मिश्र और टेनी द्वारा जो पत्रकारों के साथ लखीमपुर खीरी में जो दुर्व्यवहार की गई है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है, इनके विरोध में आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हम लोगों ने मांग किया है कि टेनी को, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनको बर्खास्त किया जाए। टेनी पर कांग्रेस का संग्राम जारी है, लेकिन बीजेपी जांच का हवाला देकर इंतजार की बात कर रही है। क्या कर सवाल है, उनके बेटे ने यदि कोई अपराध किया है, देश गलत काम किया है, तो उसकी जांच हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या नाम है बनाई हुई SIT जांच कर रही है। गलती की होगी तो उनको दंड मिलेगा। बीजेपी भले ही इंतजार की बात कर रही हो, लेकिन टेनी की करतूत का असर दिखने लगा है। पीएम मोदी और शाह के कार्यक्रमों में टेनी नजर नहीं आए, यानी बीजेपी ने दूरी बनानी शुरू कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि ऐसे मंत्री की मंत्रिमंडल में जगह क्यों हो? आखिर कब होगा टेनी का इस्तीफा? देखिए, उन्नाव रेप कांड मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के लिए ये कुछ राहत भरी खबर है। उन्हें 2019 के सड़क हादसे मामले में दिल्ली की अदालत ने बरी कर दिया है। हालांकि रेप केस और हत्या के मामले में अभी सेंगर जेल में ही रहेगा। ये वो तस्वीरें हैं जिसने बीजेपी के पूर्व विधायक और बाहुबली कुलदीप सिंह सेंगर की मुश्किलें बढ़ाई हुई थी। 2019 एक्सीडेंट केस में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला कुलदीप के हक में सुनाया। कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिससे उसके खिलाफ आरोप तय किए जा सके और मुकदमा आगे बढ़ाया जा सके। इसके मायने ये हुए कि कोर्ट ने 2019 रायबरेली एक्सीडेंट को साजिश नहीं माना। सीबीआई ने अपनी जांच में साजिश से इनकार किया था। 3 साल की सुनवाई के बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया।
पीड़ित पक्ष का आरोप था कि एक्सीडेंट साजिश के तहत कराया गया। इस एक्सीडेंट में पीड़ित परिवार के 2 सदस्यों की मौत हुई थी। आरोप था रेप के खिलाफ केस करने पर एक्सीडेंट की साजिश रची गई, लेकिन कोर्ट में मामला साबित नहीं हुआ। दरअसल 4 बार के विधायक और बाहुबली नेता कुलदीप सिंह सेंगर पर 2017 में उन्नाव में रेप का आरोप लगा था। जिस वक्त रेप हुआ, सेंगर बीजेपी विधायक था, जिसे बाद में पार्टी से निकाल दिया गया। सेंगर फिलहाल जेल में है और रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है। इतना ही नहीं, पीड़िता के पिता की हत्या के आरोप में भी सेंगर को 10 साल की सजा मिली है। खबर पाकिस्तान से आपको बता दें, जहां एक बार फिर से हिंदुओं की आस्था पर हमला हुआ है। कराची में एक कट्टरपंथी ने मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद देश में भी पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से का माहौल देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में हिंदू मंदिर में फिर तोड़फोड़। जो घुसा है उसने ये हरकत की है, लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है। कराची में योग माता की मूर्ति को किया खंडित। हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। ये तस्वीरें पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शहर कराची की है। नारायणपुरा इलाके में शाम 6 बजे ये शख्स हथौड़ा लेकर मंदिर में घुसा और देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ने लगा। भीड़ ने आरोपी को धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। भीड़ ने जब युवक से इस हमले की वजह जानने की कोशिश की तो सुनिए इसने क्या कहा। आपने ये हरकत क्यों की? क्यों की ये हरकत? बताने के लिए कि ये इबादत के लायक नहीं है। ये इबादत के लायक नहीं है। ये आप इनके जवाब सुन सकते हैं। इस युवक का नाम है वलीद शब्बीर। इसकी उम्र है 22 साल। लोगों का आरोप है कि पुलिस इस शख्स को पहले बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हिंदुओं के विरोध को देखते हुए गिरफ्तार करना पड़ा। इस घटना से एक बार फिर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या पाकिस्तान में जानबूझकर कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया जा रहा है? और बार बार ऐसे हमलों के बावजूद इमरान सरकार ऐसे कट्टरवादियों पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करती? आज ममता का एक और इम्तिहान होने वाला है। कोलकाता नगर निगम चुनावों के नतीजे आज आएंगे। नजर रहेगी कि शहर में बीजेपी ममता को कितनी टक्कर दे पाती है। रविवार को ही कोलकाता नगर निगम के लिए मतदान छिटपुट हिंसा के बीच संपन्न हुआ। करीब 63.37% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। बीजेपी के साथ विरोधी दलों ने चुनाव में हिंसा का आरोप लगाते हुए फिर से चुनाव कराने की मांग की थी, लेकिन इन्हीं आरोपों के बीच आज मतगणना हो रही है। कोलकाता नगर निगम अहम इसलिए हो गया है क्योंकि ये चुनाव ममता के गढ़ में हो रहा है। बीजेपी ममता के गढ़ में खेला करने की कोशिश में है। कुल 144 वार्ड में से पिछली बार टीएमसी ने 124 सीट जीती थी। 2015 नगर निगम चुनाव में बीजेपी के खाते में सिर्फ 5 सीटें आई थी। अब नजर रहेगी टीएमसी अपना दबदबा कायम रख पाती है या बीजेपी इसमें भी सेंध लगाती है। वहीं नजरें ममता बनर्जी की भाभी कजरी बनर्जी पर भी लगी हैं। कजरी बनर्जी वार्ड 73 से चुनाव लड़ रही हैं। ये वार्ड ममता के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में आता है। वैसे तो मामला नगर निगम का है, पर क्योंकि ममता देश की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देने की तैयारी में है, इसीलिए ममता के चुनावी क्षेत्र में हो रहा चुनाव बड़ा हो गया है। देखिए, संगम नगरी प्रयागराज में चुनावी मेला लगा हुआ है, महिला महाकुंभ। पीएम मोदी आज यहां मातृशक्ति महाकुंभ में महिलाओं से संवाद करेंगे और 1000 करोड़ रुपयों की सौगात देंगे। इस कार्यक्रम के लिए यूपी के 75 जनपदों से 2.5 लाख महिलाएं प्रयागराज में जुट चुकी हैं। आज संगम तट पर पीएम मोदी महिलाओं को स्वरोजगार और स्वावलंबन का गुरु मंत्र देंगे। सवाल, क्या सौगात से महाकुंभ में बनेगी बात? प्रयागराज में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब इंतजार है पीएम मोदी का, जो आज दोपहर यहां पहुंचेंगे। मौका मातृ शक्ति महाकुंभ का है, लेकिन माहौल पूरा चुनावी है। पूरे आयोजन स्थल पर पीएम मोदी के कटआउट्स लगे हैं। किसानों पर फोकस करते हुए होर्डिंग्स लगाए गए हैं। जगह जगह एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। पीएम मोदी 2.5 लाख महिलाओं को संबोधित करेंगे, लेकिन साथ ही चुनिंदा महिलाओं से संवाद भी करेंगे। कुछ ऐसी ही तस्वीरें फिर से दिख सकती हैं। तो बबीता जी बताइए, आप क्या करते हैं? आपका परिवार क्या करता है? हम तो घर पे ही रहते हैं सर, हमारे पति करते हैं काम। अच्छा, आप कुछ नहीं करते? हाँ, हम तो घर पे ही रहते हैं। अच्छा, बच्चों को देखते हैं। ये घर से मैं देर से आते हो तो आप डांटती होगी? जी सर। हाँ, ये
ये आप आशीर्वाद दीजिए, माताओं बहनों के आशीर्वाद मिले ताकि मैं बहुत ज्यादा काम कर सकूं। पीएम और बीजेपी के निशाने पर आधी आबादी है। महिलाओं को खास एहसास कराने के लिए महिलाओं के नाम पर स्वागत द्वार बनाए गए हैं। आज महिलाओं के लिए पीएम मोदी 1000 करोड़ के तोहफों की बरसात करने वाले हैं। बीजेपी ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कमर कसी हुई है। सीएम योगी ने खुद तैयारियों का जायजा लिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 18 तारीख से ही प्रयागराज में कैंप कर रहे हैं। 75 जनपदों से महिलाओं को बसों में कार्यक्रम स्थल पर लाया गया। पूरे राज्य में 8000 बसों से 2.5 लाख महिलाओं को प्रयागराज लाया गया है। 60,000 महिलाओं को तो एक दिन पहले ही प्रयागराज लाकर ठहरा दिया गया है। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स शामिल होंगे। यूपी और केंद्र की योजना के लाभार्थी भी शामिल होंगे। मतलब साफ है, महिलाओं के जरिए बीजेपी चुनावी संदेश गांव-गांव तक पहुंचा रही है। बीजेपी इस कार्यक्रम को कितनी गंभीरता से ले रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। कार्यक्रम में गवर्नर आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, साध्वी निरंजन ज्योति, अनुप्रिया पटेल भी कार्यक्रम में रहेंगे। यूपी में सत्ता पक्ष की सभी महिला सांसदों को कार्यक्रम में शामिल रहने को कहा गया है। हालांकि एबीपी न्यूज ने जब प्रयागराज पहुंची महिलाओं से बात की तो उनकी अपनी समस्याएं सामने आई। कितने पैसे बकाए हैं और क्या करती हैं? समूह के माध्यम से हमको शौचालय में काम दिया गया था और 2 महीने से 3 से हम कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं मिला है। कितना पैसा मिलना था आपको जो अब तक नहीं मिला? हमारा एक दफे पैसा आओ, फिर दोबारा पैसा नहीं आओ। 6,000 के हिसाब से मिलो तो सही से बताओ कितना मिला? हमें एक दफे आओ 54,000 आओ। हाँ 54,000 सारा। और मिलना कितना बाकी है? अबे हमारा 7वां महीना लग गया, अब मिलो नहीं है सर। ना नहीं मिलो सर। दे रहे हैं रोजगारी महिला मेट भर्ती, हम लोग दौड़ते जाते हैं सारा दिन, बुलाते हैं आज मीटिंग है, कल मीटिंग, आज मीटिंग, काम मिलता नहीं है। अब सवाल है कि क्या पीएम मोदी इस नाराजगी को शांत कर अपना चुनावी संदेश इस मातृ महाकुंभ के जरिए पूरे यूपी तक पहुंचा पाएंगे। तो आज कार्यक्रम एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है और इस कार्यक्रम को आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर इस कार्यक्रम में क्या क्या खास रहेगा। 1000 करोड़ रुपए स्वयं सहायता समूह के खातों में ट्रांसफर होगा। करीब 16 लाख महिलाओं को इससे फायदा होने जा रहा है। तो महिलाओं को आज पीएम क्या क्या सौगातें देने जा रहे हैं वो बता रहे हैं आपको। करीब 16 लाख महिलाओं को इससे फायदा होगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में कैश ट्रांसफर होगा। साथ ही 80,000 समूहों को प्रति समूह तकरीबन 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही 60,000 समूहों को प्रति समूह 15,000 रुपए मिलेंगे। 20,000 व्यापार सखियों के खाते में 4,000 रुपए मानदेय ट्रांसफर भी होगा। प्रधानमंत्री सौगात देने जा रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के तहत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को मिलेंगे 20 करोड़ रुपए। प्रति इकाई 1 करोड़ लागत की 202 पूरक पोषण निर्माण इकाइयों की आधारशिला भी आज प्रधानमंत्री रखेंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का आज प्रयागराज में कार्यक्रम क्या है। दोपहर 12:45 पर प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज पहुंचेंगे। करीब 1:45 बजे वो प्रयागराज पहुंचेंगे। बमरौली हवाई अड्डे से परेड ग्राउंड में बने हेलीपैड पर आएंगे। 1:10 पर प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। एक प्रदर्शनी का भी वो लोकार्पण करेंगे। 1000 करोड़ रुपए की राशि स्वयं सहायता समूहों के खातों में ट्रांसफर भी प्रधानमंत्री करेंगे। वहीं 1:30 से 1:50 तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाषण देंगे और 1:51 से 2:20 तक प्रधानमंत्री मोदी 2.5 लाख महिलाओं को संबोधित करेंगे और तकरीबन 2:45 बजे 2:45 पर दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री रवाना हो जाएंगे। देखिए, यूपी में आधी आबादी पर इस बार पूरा जोर लगाया जा रहा है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सब महिला वोटरों को अपने अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में सवाल यह है कि आखिर महिला वोटरों का आशीर्वाद किसे मिलेगा। अगर मकान है तो पति के नाम पर, खेत है तो पति के नाम पर, और अगर पति नहीं रहा तो बेटे के नाम पर, लेकिन उस मां के नाम पर कुछ नहीं होता है, उस महिला के नाम कुछ भी नहीं होता। पीएम मोदी अक्सर इसी अंदाज में महिलाओं के सम्मान में खुलकर मैदान में बोलते हैं।
महिला वोटरों को बीजेपी का साइलेंट वोटर माना जाता है, लेकिन प्रियंका के 40 वाली चुनावी चाल ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। तो वहीं अखिलेश भी अपनी रथ यात्रा में लगातार महिलाओं की सुरक्षा की बात कर महिलाओं को अपने खेमे में करने की कोशिश कर रहे हैं। बेटियों के साथ सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, उसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी सरकार है। बताओ 1090 समाजवादी सरकार की बनी हुई योजना जो विशेष महिलाओं के लिए थी, केवल लड़कियों के लिए थी सुविधा, कि उससे मदद मांग सकती थी, अपनी सुरक्षा को लेकर के अपनी बात कह सकती थी, उस योजना को खत्म कर दिया। और आज मैंने तस्वीर देखी है कि उसका भी प्रचार शुरू कर दिया। साफ है कि यूपी में आधी आबादी पर लड़ाई पूरी है। अब जरा इस लड़ाई की इनसाइड स्टोरी समझिए। यूपी में आधी आबादी का आशीर्वाद जिस पार्टी को मिलता है, वही पार्टी सत्ता के शिखर पर पहुंचती है। उत्तर प्रदेश में 2012 के विधानसभा चुनाव में पहली बार महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहा। उस चुनाव में 60% से ज्यादा महिलाओं ने वोट डाले। इस चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने लड़कियों को मुफ्त शिक्षा, महिलाओं को 2 साड़ी बांटने का वादा किया था। नतीजा आधी आबादी के आशीर्वाद से अखिलेश की सरकार बनी। पहली बार एसपी ने अकेले दम पर सरकार बनाई। अखिलेश को 403 में से 224 सीटें मिली थी। इसी तरह 2017 में जब चुनाव हुए तो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ग्रेजुएशन तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने का वादा तो किया ही, साथ ही इसमें ट्रिपल तलाक का मुद्दा भी उठाया। हर घर में शौचालय और गैस कनेक्शन का वादा किया। चुनाव हुए तो महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत करीब 64 तक गया। परिणाम ये कि यूपी में बीजेपी की बम्पर बहुमत वाली सरकार बनी। बीजेपी को 403 में से 312 सीटें मिली थी। चुनाव आयोग के 2020 में आए इलेक्टोरल रोल के डेटा के मुताबिक यूपी में 14 करोड़ 51 लाख मतदाता हैं। इनमें से 7.85 करोड़ पुरुष और 6.66 करोड़ महिलाएं हैं। एक तरह से 45% महिला वोटर हैं। यही वजह है कि सियासी पार्टियां महिला वोटरों को साधने की कोशिश में जुटी हैं। यूपी में विधानसभा चुनावों को लेकर सियासत पुरजोर है। सूबे में वादों और सौगातों का दौर लगातार जारी है और सियासी सरगर्मियों के बीच एक तस्वीर सामने आई जिसमें एसपी के संस्थापक मुलायम सिंह और संघ प्रमुख मोहन भागवत एक साथ नजर आ रहे हैं। और अब इसी तस्वीर पर घमासान भी छिड़ा हुआ है। क्या है पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एक ही सोफे पर एक तरफ है एसपी के संस्थापक और संरक्षक मुलायम सिंह यादव, दूसरी तरफ है संघ प्रमुख मोहन भागवत। इस तस्वीर में संघ प्रमुख केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर भी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने ट्वीट की, लेकिन इस तस्वीर ने यूपी की सियासी गलियारे में सरगर्मी बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर लोग अर्जुन मेघवाल से ज्यादा मुलायम भागवत मुलाकात पर चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए तंज कसा गया है। कांग्रेस ने लिखा है कि नई सपा में सा का मतलब संघवाद है। दरअसल राजनीतिक रूप से समाजवादी पार्टी संघ की कट्टर दुश्मन है। मुलायम और मौजूदा अध्यक्ष अखिलेश यादव कई बार संघ पर निशाना साध चुके हैं। वहीं संघ से जुड़े संगठन मुलायम सिंह यादव पर कार सेवकों पर गोली चलाने का आरोप लगाते रहे हैं। राजनीति के मैदान पर एक दूसरे के दुश्मनों की तस्वीर जब सामने आई तो चर्चा होनी ही थी। पर हम बता दें, तस्वीर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के घर की है, जहां ये दोनों लोग शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। एक ही सोफे पर बैठकर दोनों नेताओं ने नाश्ता किया। इस दौरान करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई। अब 20 मिनट की मुलाकात पर बड़ा सियासी सवाल शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में इस तस्वीर से एसपी को भी खूब घेरा जाएगा। अमिताभ और अभिषेक भी हैं जांच के दायरे में। नमस्ते भारत में खबरें लगातार जारी हैं। देखिए, फिल्म एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय से कल ईडी ने करीब 6.5 घंटे तक पूछताछ की। ये पूछताछ 5 साल पुराने पनामा पेपर्स लीक केस में हुई थी। इस केस में अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन का भी नाम है और जिस वक्त पूछताछ हो रही थी उसी वक्त जया बच्चन का श्राप संसद में सुर्खियां बन गया। कैसे, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पनामा के चक्रव्यूह में फंसी ऐश्वर्या, टैक्स चोरी के जंजाल में बच्चन परिवार,
आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि बच्चन परिवार की परेशानी बढ़ रही है। कल ईडी के सामने पेशी हुई बॉलीवुड क्वीन ऐश्वर्या की। अपनी अदाओं से सबको क्रेजी करने वाली अभिनेत्री ऐश्वर्या खुद क्रेजी नजर आई। 6.5 घंटे की ईडी की पूछताछ के बाद उनके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। 2016-2017 में हुए पनामा पेपर लीक केस में ऐश्वर्या को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी ने तकरीबन 6 घंटे से ज्यादा देर तक ऐश्वर्या से पूछताछ की। पनामा पेपर लीक में अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन का नाम भी शामिल है। ईडी ने ऐश्वर्या के लिए सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार रखी थी। पहले 2 नोटिस में ऐश्वर्या नहीं पहुंची, लेकिन इस बार ऐश्वर्या को आना पड़ा। ईडी ऐश्वर्या से जानना चाहता था 2012 में विदेश में रहते हुए ऐश्वर्या ने अभिषेक को जो लाखों पाउंड भेजे थे, उसका सोर्स क्या था? क्या ऐश्वर्या ने पैसे भेजने के लिए आरबीआई के निर्देशों का पालन किया था? पनामा पेपर लीक के मुताबिक 2004 में ऐश्वर्या के नाम से एक कंपनी भी रजिस्टर्ड थी। इसे लेकर भी ईडी जिन मुद्दों पर पूछताछ करना चाहता था, उसमें कंपनी से जुड़े मुद्दे शामिल थे। 2004 में बनी एमिक पार्टनर्स नाम की एक कंपनी में ऐश्वर्या निदेशक थी। आरोप के मुताबिक इस कंपनी के $50,000 की पूंजी थी। कंपनी में ऐश्वर्या के अलावा उनकी मां कविता राय और उनके भाई आदित्य राय भी शामिल थे। इस कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर भी इन्हीं लोगों के पास थे। 2005 में ऐश्वर्या कंपनी के निदेशक पद से हटी और शेयर होल्डर बन गई। ईडी ये जानना चाहती है कि ऐसा क्यों किया गया, कंपनी को शुरू करने के लिए पैसे कहां से आए। सूत्रों के मुताबिक ईडी अधिकारी जानना चाहते थे कि इस कंपनी को बनाने का पैसा कहां से आया था और किसने दिया था। साथ ही साल 2005 में ऐश्वर्या राय को कंपनी के निदेशक पद से शेयर होल्डर पद पर क्यों कर दिया गया, उन्हें इसके क्या फायदे हुए और क्या उन्होंने इसके लिए कानूनी परमिशन ली थी। ईडी सूत्रों ने बताया कि इस मामले की जांच 4 साल पहले शुरू की गई थी और इस जांच के दौरान अभिनेता अभिषेक बच्चन से भी एक बार पूछताछ की जा चुकी है। अमिताभ बच्चन पर भी तय मात्रा से ज्यादा पैसा विदेश में ले जाने के आरोप है। साथ ही उन्होंने विदेशों में कंपनियों में पैसा लगाया। सूत्रों का कहना है कि बच्चन परिवार ने कानूनी सहमति नहीं ली थी, जिसके चलते जाँच शुरू हुई। ईडी जानना चाहता है कि आखिर ऐसे कौन से कारण थे जिसके चलते एक छत और एक पते पर रहने वाले ऐश्वर्या अभिषेक में से ऐश्वर्या द्वारा अभिषेक को विदेशी मुद्रा भेजनी पड़ी। इस मामले में जांच एजेंसियों की जांच लगातार जारी है और आने वाले दिनों में यदि ईडी इन लोगों के जवाबों से संतुष्ट नहीं हुआ तो इन लोगों पर 300% तक का जुर्माना लगा सकता है। ईडी की इस कार्रवाई का असर भी नजर आने लगा है। दरअसल जिस वक्त ऐश्वर्या राय बच्चन से ईडी के सवालों की बौछार हो रही थी, ठीक उसी दौरान उनकी सास जया बच्चन बेहद तल्ख अंदाज में केंद्र सरकार पर निशाना साध रही थी। देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। बहुत जल्दी आने वाले हैं। आप लोगों के पास अपने रिस्पेक्टेड कोलीग्स जो बाहर बैठे हैं, उनके लिए जरा भी सम्मान नहीं है। आप लोगों को बुरे दिन आएंगे। आई कर्स यू। हालांकि समाजवादी पार्टी की सांसद और फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन का ये गुस्सा इसलिए फूटा क्योंकि उन्हें निलंबित सांसदों के मुद्दे पर बोलने नहीं दिया गया और रही सही कसर उनकी बहू ऐश्वर्या राय की ईडी के सामने पेशी ने पूरी कर दी। बड़ी खबर का देखिए, दुनिया भर में ओमिक्रॉन के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में दुनिया को बहुत सख्ती दिखाने की अब जरूरत है। सख्त चेतावनी WHO की तरफ से भी आई है। WHO ने चेताया है कि या तो जश्न टाल दे, नहीं तो शोक मनाने के लिए तैयार रहे। All of us are sick of this pandemic. All of us want to spend time with friends and family. All of us want to get back to normal. The fastest way to do this is for all of us. In some cases, that will mean cancelling or delaying events. It's better to cancel now and celebrate later than to celebrate now and grieve later. नीदरलैंड्स में लॉकडाउन लग चुका है, वहीं ब्रिटेन लॉकडाउन पर विचार कर रहा है। We agreed that we should keep the data from now on under constant review, keep following it hour by hour, and unfortunately, I must say to people, we will have to reserve the possibility of taking further action to protect the public.
and to protect public health, to protect our NHS. And we won't hesitate to take that action. ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केस यूके में है, 37,101। दूसरा नंबर डेनमार्क का है, जहां 15,452 केस हैं। तीसरे नंबर पर नॉर्वे है, जहां 3,394 हैं। फिर साउथ अफ्रीका में 1,300 और अमेरिका में 1,070 केस हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त ओमिक्रॉन के 63,790 केस हैं। आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी ओमिक्रॉन और कोरोना को लेकर राष्ट्र के नाम संबोधन कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति क्या ऐलान करते हैं, इस पर भी सबकी नजरें टिकी रहेंगी। और इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर एक और आपको बता देते हैं। डब्ल्यूएचओ की अपील का असर भी हो रहा है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में डब्ल्यूएचओ की अपील के बाद नए साल के जश्न को रद्द कर दिया गया है। लंदन के ट्राफल्गर स्क्वायर में ये कार्यक्रम होना था, जिसे रद्द कर दिया गया है। ब्रिटेन के पीएम कह चुके हैं कि वो कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे और इसीलिए जो सेलिब्रेशन मोड में आ रही थी दुनिया, अब उस पर लगाम लगती हुई दिखाई दे रही है। यूपी में चुनावी माहौल गर्म है, रैलियां हो रही हैं, यात्राएं हो रही हैं और ऐसे में रामपुर से विदेश से आए 98 लोग लापता हो गए। सवाल है, ऐसे में कोरोना को हम कैसे हराएंगे? ये तस्वीरें हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव है। सियासी पार्टियों में जोर आजमाइश का खेल चल रहा है और यूपी की 3 बड़ी पार्टियों के प्रचार की ये तस्वीरें देश की चिंता को बढ़ाने वाली हैं। क्योंकि देश में ओमिक्रॉन की आफत है, लेकिन चुनावी रोड और रैलियों में कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं हो रहा है। सियासी पार्टियों और सियासतदानों की गलती तो है ही, लेकिन आम आदमी भी ओमिक्रॉन को लेकर सतर्क नहीं है। जमकर लापरवाही बरती जा रही है। इतना ही नहीं, यूपी के रामपुर में तो विदेशों से लौटे 98 यात्री लापता हैं। रामपुर स्वास्थ्य विभाग इन यात्रियों को इंटेलिजेंस की मदद से ढूंढने में लगा है। नॉट एट रिस्क कंट्री, जो खतरे वाले कंट्री नहीं है, वहाँ से आने वाले 645 यात्री हैं जिनकी हमें समय समय पर लिस्ट प्राप्त होती रही। उनमें हमने सभी लोगों को संपर्क के लिए फ़ोन करके बातचीत कर ली है, पर उसमें से कुछ लोग 98 लोग जो ऐसे हैं जो जिनके वो फ़ोन नंबर गलत थे और उनसे हमारे कंट्रोल रूम की बात नहीं हो पाई। ऐसे लोगों के हम लोगों ने एड्रेस लोकल इंटेलिजेंस को दे दिए हैं और वो प्रयास करके हम लोगों को उनका पता ढूंढकर बताएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, इसलिए यहाँ ज्यादा लापरवाही हो रही है। देश के दूसरे हिस्सों का भी यही हाल है। देश के 3 बड़े शहरों का हाल देखिए। पहली तस्वीर राजधानी दिल्ली की है, जहां फिर से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। दूसरी तस्वीर आर्थिक राजधानी मुंबई की। यहां तो ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबसे ज्यादा केस है। धारा 144 भी लगा दी गई है, लेकिन भीड़ अपनी मनमानी कर रही है। तीसरी तस्वीर बिहार के पटना की है। इन तीनों तस्वीरों में अगर समानता की बात की जाए तो बस एक ही समानता है, और वो है कोरोना के आफत के बीच लोगों की लापरवाही। तो ये लापरवाही तब है जब देश में ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ रहे हैं। भारत में आज वर्तमान समय में 161 केस पाया गया है और जैसा केस दुनिया में दिखने लगा तो तुरंत ही देश में वेरिएंट स्प्रेड ना हो, उसकी सुरक्षा के लिए भी भारत सरकार की ओर से सतर्कता रखी गई। लोग भले ही ना समझ रहे हों, लेकिन ओमिक्रॉन पर सरकार गंभीर है। कल राज्य में ओमिक्रॉन वेरिएंट पर चर्चा भी हुई, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री जवाब देने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष ने खूब हंगामा कर दिया। वैक्सीनेटेड लोगों पर क्या इफेक्ट हो रही है, अनवैक्सीनेटेड लोगों पर क्या इफेक्ट हो रही है, ये सारी स्थिति का हम डे टू डे आकलन कर रहे हैं। हम आपको बता देते हैं कि ओमिक्रॉन पर सरकार की तरफ से क्या क्या दावे किए गए। विदेशों से आने वाले यात्रियों पर पैनी नजर है। देश में बढ़ रहे मामलों पर भी नजर बनी है। कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए देश तैयार। ऑक्सीजन का बफर स्टॉक तैयार है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान जो अनुभव हासिल किया है, वो ओमिक्रॉन के इस खतरे से लड़ने में काफी मददगार साबित होगा। मनसुख मांडविया ने कहा कि वही प्रोटोकॉल का पालन करना है जो कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान किया गया था, यानी 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। लेकिन सवाल है कि उसकी नौबत क्यों आनी देनी है। यूपी में ओमिक्रॉन जिस तेजी से फैल रहा है, उसमें सावधानी में ही समझदारी है।
और अब देश की राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं, जहां आज भी सर्दी का सितम जारी है। लगातार दिल्ली तीसरे दिन दिल्ली का तापमान 3 डिग्री के आसपास बना हुआ है। आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और इसके साथ ही दिल्ली में हल्की धुंध देखने को मिल रही है। दिल्ली के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी निवेदिता हमारे साथ जुड़ गई हैं। निवेदिता, अभी क्या नजर आ रहा है, क्योंकि 18 दिसंबर की हम बात करें तब सबसे ठंडा दिन और उसके बाद से लगातार स्थितियां वैसी ही नजर आ रही हैं। कल भी 3.3 और आज भी 3.2 सेल्सियस देखने को मिल रहा है टेम्परेचर। जी देखिए, अब धीरे धीरे सुधार की संभावना है और मौसम विभाग ने जो 7 दिनों का फोरकास्ट देता है मौसम विभाग, उसकी बात अगर हम करें तो कल से थोड़ी बहुत बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी तापमान में और परसों से काफी सुधार हो जाएगा मौसम में। अभी कोहरा नहीं है, हालांकि तापमान इस वक्त कम है, लेकिन आप देख सकते हैं कि मौसम साफ है, कोहरा नहीं है। लेकिन आगे संभावना ये जताई जा रही है कि तापमान तो बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ धुंध जो है वो भी बढ़ जाएगी और खासतौर से दिल्ली एनसीआर के आसपास धुंध की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसमें प्रदूषण की वजह से जो स्मोक मिला करके स्मॉग बनता है, उसकी वजह से लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत होने लगती है। हाईवेज पे काफी जो है दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में आगे संभावना है कि एक बार फिर से फॉग जो है यानी धुंध काफी देखने को मिलेगी, लेकिन तापमान में अब धीरे धीरे सुधार की संभावना है। अभी आप हमारे सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम यानी कि उच्चतम तापमान जो है वो 21 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है, यानी कि हर रोज जो उच्चतम तापमान है उसकी संभावनाएं जो है वो बढ़ते जा रही है। आज क्योंकि 21 डिग्री है, कल की संभावना है कि 20 डिग्री सेल्सियस तक ही जा सकता है उच्चतम तापमान जो है, और मिनिमम तापमान आज 3.2 डिग्री सेल्सियस है। कल की संभावना जो मौसम विभाग ने बताई है वो है कि 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान 22 दिसंबर को यानी कल जा सकता है और साथ ही साथ 23 दिसंबर को तापमान 7 डिग्री से आगे बढ़ना ही रहेगा, यानी कि 7 डिग्री से 8 डिग्री तक अगले हफ्ते जो है तापमान वो बने रहने की संभावना है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अभी प्रदूषण जो है काबू में भले ही है, लेकिन पूरी जानकारी के लिए तो अभी फिलहाल सर्दी से जूझना ही पड़ेगा, लेकिन आगे आने वाले दिनों में हमें राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको कोलकाता से बता रहे हैं। कोलकाता में नगर निगम चुनाव के लिए काउंटिंग शुरू की जा चुकी है। ममता बनर्जी के लिए चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है। नगर निगम की 144 सीटों के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है। देखिए, कोलकाता नगर निगम चुनावों में मतगणना शुरू हो चुकी है और सबसे पहले 144 सीटों के लिए बैलेट पेपर की गणना हो रही है। पोस्टल वोट डाले गए थे उनकी मतगणना की जा रही है। 144 सीटों के लिए बैलेट पेपर की मतगणना जारी है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कोलकाता नगर निगम का जो चुनाव है वो बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए ही नाक की लड़ाई बना हुआ है, क्योंकि ममता बनर्जी का गढ़ है कोलकाता और ऐसे में सबने इस लड़ाई में पूरा दमखम लगा रखा था। हालांकि बीजेपी ने बाद में कहा कि जो तमाम सीटों पर चुनाव हुए हैं उनको रद्द किया जाए, दोबारा चुनाव करवाए जाएं, लेकिन इस बीच अब मतगणना शुरू हो गई है सुबह 8 बजे से और अभी 144 सीटों के लिए जो पोस्टल बैलेट है उनकी मतगणना जारी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। कुंतल चक्रवर्ती हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। कुंतल, बीजेपी टीएमसी दोनों के लिए ही अपने आप को साबित करने की लड़ाई है। विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर दोनों पार्टियां पूरी तरीके से चुनावी मैदान जैसे माहौल में आमने सामने है। हालांकि नगर निगम का चुनाव है, लेकिन उसके बाद भी दमखम पूरा लगा हुआ है। अपडेट क्या मिल रहा है और क्या कुछ आगे हो सकता है? देखिए, दोनों ही पार्टी के लिए दमखम दिखाने की लड़ाई तो है, लेकिन क्या बीजेपी को यहाँ इवन ग्राउंड मिला है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, जिस तरह का वायलेंस देखा गया है नगर निगम चुनाव में, इससे पहले टीएमसी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि 2018 में जब पंचायत इलेक्शन हुआ था और जिस तरह की हिंसा देखने को वहाँ मिला था, उसके बाद ये था चैलेंज कि आपको जब मैंडेट मिला है असेंबली इलेक्शंस में, उसके आगे शहरी इलाके में वोट है, आपके पास पुलिस है, आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, सब कुछ है, आप एक पीसफुल इलेक्शन करके दिखाए, लेकिन वो हुआ नहीं। यहाँ भी देखिए जमकर यहाँ वायलेंस हुए हैं और सारे के सारे जो वार्ड है 144 वार्ड्स में बीजेपी इससे पहले ही यहाँ रीपोलिंग यहाँ की मांग की है और सीपीएम ने भी, सिर्फ बीजेपी नहीं, देखिए सीपीएम भी रीपोलिंग की मांग की है और कांग्रेस ने भी 45 ऐसी
काउंटिंग सेंटर्स है जहां वो रिपोलिंग की मांग, बूथ में रिपोलिंग की मांग की है। तो देखिए ये एक बड़ी बात है कि इससे पहले आप जब विरोधी पार्टी में है तृणमूल कांग्रेस त्रिपुरा में, और त्रिपुरा में तृणमूल ने कहा था कि देखिए वहां आगरतला में जब पोलिंग हुई है वहां वायलेंस हुआ है, लेकिन यहाँ क्या कोलकाता में ऐसे कई प्रकार के आरोप लगे हैं। कुंतल, आपसे आगे भी अपडेट्स हम लेते रहेंगे, बातचीत हम आपको बताते रहेंगे कि आखिर कोलकाता में जो नगर निगम का चुनाव है उसकी जो मतगणना आज हो रही है, शुरू हो चुकी है, बैलेट पेपर की गिनती शुरू हुई है। लगातार इससे जुड़ा आपको अपडेट हम देते रहेंगे। उत्तर प्रदेश की तरफ चुनाव नजदीक है, यहाँ तो वोट कटने का डर भी क्या गुल नहीं दिखाता, कुछ ऐसा ही यूपी में दिख रहा है। ऐसे में यहाँ पहले कृषि कानून वापस हुए और अब निषाद वोट बैंक खिसकने के डर से उत्तर प्रदेश सरकार ने चिट्ठी लिखी है। केशव मौर्य से और योगी आदित्यनाथ से और अमित शाह से, तीनों से हम रुष्ट हैं। इनकी सरकार है, लोकसभा में सरकार है, विधानसभा परिषद है, विधान परिषद में लोकसभा राज्यसभा सब है, क्यों नहीं करनी चाहिए? हम लोग सोचे थे हम लोग को आरक्षण मिलेगा, मगर यहाँ पे न आरक्षण का कुछ बात हुई है न किसी प्रकार का चर्चा किया गया। हाँ, कुछ नहीं भैया, सब झुलावा वाला काम था। जो है बिना आरक्षण के वोट नहीं दे पाएगा भाजपा। देखिए, अगर हमको आरक्षण नहीं मिलता है तो जगह जहाँ से निषाद पार्टी लड़ेगी वहाँ से हम लोग निषाद पार्टी को वोटिंग करेंगे। चुनावी बेला में यूपी में निषाद समुदाय की नाराजगी भारी पड़ सकती है, इसलिए निषाद समुदाय को मनाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। ये वो चिट्ठी है जिसके सहारे बीजेपी निषाद समुदाय की नाराजगी खत्म करना चाहती है। निषाद पार्टी की मांग पर यूपी सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। दावा है कि मंझवार जाति के लोग मांझी, केवट, मल्लाह, निषाद जैसे उपनाम इस्तेमाल करते हैं। इसी आधार पर उन्हें अनुसूचित जाति नहीं माना जाता, जिससे उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। अब चिट्ठी के जरिए मंझवार जाति को उनके उपनाम के साथ अनुसूचित जाति में शामिल करने की अपील यूपी सरकार ने की है। दरअसल निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने बीजेपी को साफ कह दिया था कि अगर 2022 में सरकार बनानी है तो आरक्षण की घोषणा करे। एबीपी न्यूज ने ये खबर 17 दिसंबर को ही दिखाई थी। वो निराश नहीं थे, नाराज थे, तो कम से कम जज थे तो कुछ तो बोल देते। तो ऐसे लोगों, भारतीय जनता पार्टी को अगर 2022 में सरकार चाहिए तो तत्काल इनके जो मुद्दे हैं जो हल होने लायक हैं, जो इलेक्शन से पहले जो मुद्दे हल होने लायक हैं, जो आसानी से, उसे तत्काल स्पष्टीकरण देना चाहिए कि इतना होगा। दरअसल 17 दिसंबर को लखनऊ के रमाबाई पार्क में बीजेपी और निषाद पार्टी की सरकार बनाओ अधिकार पाओ नाम से साझा रैली की गई थी। रैली में आरक्षण का वादा दोहराया गया था। निषाद समाज के सारे बाकी के एजेंडा को भारतीय जनता पार्टी पूरा करने का काम करेगी मित्रों, पूरा करने का काम करेगी। ऐलान की जगह सिर्फ वादे सुनने से रैली से निकले निषाद समुदाय के लोगों का पारा चढ़ गया। वो खुलेआम बीजेपी के खिलाफ बोलने लगे। बिना आरक्षण के वोट नहीं दे पाएगा भाजपा को, निषाद पार्टी को दे देगा, निषाद पार्टी के साथ है, डॉक्टर साहब के साथ है, लेकिन भाजपा को वोट नहीं देगा, क्योंकि जब तक निषादों का आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि यही भाजपा सरकार ने जो है वादा किया था 2019 में। अब जरा इस पर नजर डालते हैं कि यूपी की चुनावी राजनीति में निषाद समाज का असर कैसा है। यूपी की कुल आबादी में करीब 4% निषाद, केवट, मल्लाह हैं। यूपी की करीब 50 सीटों पर निषाद वोटर निर्णायक माने जाते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए निषाद पार्टी का बीजेपी से गठबंधन है। इसी नाराजगी का फायदा उठाने में समाजवादी पार्टी जुटी थी। कल ही समाजवादी पार्टी ने निषाद समाज से जुड़े 2 दर्जन नेताओं को एसपी की सदस्यता ग्रहण कराई। निषाद पार्टी पहले भी एसपी के साथ थी। बीजेपी को भी निषाद समाज की चुनावी ताकत का अंदाजा अच्छी तरह से है, इसलिए चिट्ठी के जरिए निषाद समुदाय को फिर साधने की तैयारी है। देखिए, जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहां हलचलें इस वक्त बढ़ी हुई हैं और सरगर्मियां लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं, और ऐसी ही हलचल दिखाई दे रही है चुनावी राज्य पंजाब में भी। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चुनावी राज्य पंजाब से, जहां पंजाब पुलिस ने ड्रग्स मामले में एसटीएफ की जांच रिपोर्ट के आधार पर अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ये केस मोहाली के स्टेट क्राइम सेल में केस दर्ज हुआ है। इससे पहले आपको एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अजय मिश्रा टेनी से जुड़ी हुई है, ये जो लगातार गायब चल रहे हैं। हालांकि आज कार्यवाही में, कार्यसूची में उनका नाम है। और अब एक और बड़ी खबर पंजाब से आपको बता रहे हैं, जहां पंजाब पुलिस ने ड्रग्स मामले में एसटीएफ की जांच रिपोर्ट के आधार पर अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ये केस मोहाली के स्टेट क्राइम सेल में दर्ज हुआ है।
इसके लिए मजीठिया के खिलाफ जांच के लिए नवजोत सिद्धू लगातार सीएम चन्नी पर दबाव बनाए हुए थे। पंजाब ड्रग्स मामले में एसटीएफ की रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं जगविंदर पटियाल, हमारे सहयोगी पंजाब से फोन लाइन पर। जगविंदर, सुपर सीएम नवजोत सिद्धू का दबाव सीएम चन्नी पर काम आया है, कह सकते हैं? देखिए, कांग्रेस भारी दबाव में है और हर हाल में सत्ता दोबारा हासिल करने के लिए वो सब काम किए जा रहे हैं जिन भी कामों को लेकर लोगों में नाराजगी थी या फिर 2017 में पंजाब में सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने लोगों के सामने किए थे। और ये बार बार बात उठती थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तलवंडी साहबों में गुटका साहिब हाथ में लेकर ये कसम खाई थी कि वो ड्रग्स को जो है वो पूरी तरह से खत्म करेंगे और बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये मुद्दा लगातार कांग्रेस के अंदर और बाहर छाया रहता था, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू लगातार रैलियों पर अपनी ही सरकार के खिलाफ जिस तरह से हमला कर रहे थे, उसके बाद देर रात ही बड़ी कार्रवाई की गई है और उसमें मोहाली में एक केस दर्ज किया गया और हवाला दिया गया है कि एडवोकेट जनरल ने ये कहा था कि एसटीएफ की रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई हो सकती है। हालांकि पिछले 1-1.5 महीने से पुलिस अफसरों को इस जांच के लिए राजी करने की बात चल रही थी, लेकिन ज्यादातर अफसरों ने हाथ खड़े कर दिए और अब जो केस दर्ज किया गया है उसके लिए एक एसआईटी बनाई गई है जो ये जांच करेगी कि विक्रम सिंह मजीठिया के क्या जो पुराने 2014 के मामले हैं उनमें जो लोग वांटेड थे या जिनके खिलाफ केस दर्ज हुए थे उनके साथ क्या लिंक थे या नहीं थे। इन तमाम चीजों की जांच एसआईटी करेगी। एक एआईजी के नेतृत्व में ये एसआईटी बनाई गई है, लेकिन इस पूरी कार्रवाई को क्योंकि चुनावी माहौल बन चुका है इसलिए अकाली दल ये कह रहा है कि ये सारी बदलेखोरी की नीयत से कार्रवाई की गई है और जो केस 7-8 साल पुराने हैं उनमें अब ऐसा क्या फ्रेश एविडेंस आ गया कि जिसको लेकर चन्नी सरकार इतनी उतावली हो रही है। बिल्कुल जगविंदर, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। जो भी अपडेट होगा आपसे हम आगे देंगे। पंजाब ड्रग्स मामले में एसटीएफ की रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज किया गया है। पंजाब में इन दिनों सिद्धू सुपर सीएम बने हुए हैं जिनका बेअदबी पर बयान सुर्खियों में है और इस पर कार्टूनिस्ट इरफान ने क्या व्यंग किया है आप भी देखिए। नवजोत सिंह सिद्धू एकदम तालिबानी मोड में आ गए हैं। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी पर फांसी की मांग कर ली है। अब उनसे ये पूछना चाहिए कि धार्मिक ग्रंथों के अलावा बुजुर्गों की बेअदबी के बारे में उनका क्या कहना है। ये बात मैंने सही कही ना अमरिंदर सिंह जी? अगर सही है तो ठोको ताली। विपक्ष के विरोध के बीच ही वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने वाला बिल लोकसभा से पास हो गया है। आज इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाना है, लेकिन विपक्ष कह रहा है आधार से वोटर कार्ड को जोड़ना लोकतंत्र के लिए घातक है। विपक्ष के विरोध के बीच ही चुनाव सुधार बिल पास हो गया। दावा है कि इसमें फर्जी वोटर आईडी कार्ड पर लगाम लगेगी। जो इलेक्टोरल रोल है, सूची है, चुनाव सूची है, वो अच्छा हो, सही हो, जेन्युइन हो, ये सब चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन भी यही चाहते हैं। तो इसमें एक प्रावधान डाला गया है कि आधार कार्ड जो एक नागरिक के पास या जो एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट के पास आधार कार्ड है उसको इलेक्टोरल रोल के साथ लिंक करने का एक प्रावधान रखा है। ये वॉलंटरी है, कंपल्सरी नहीं है। हालांकि विपक्ष ने इसे राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन बताते हुए लोकतंत्र के लिए खतरा करार दिया। वहीं कांग्रेस कह रही है कि इस कानून में जल्दबाजी ना करें, इसे संसद की स्थायी कमेटी में चर्चा के लिए भेजा जाए। अगर मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल करना चाहता है, इतना सहज सरल सब कुछ चीज है, तो इतना जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी कि आज ही बिल इंट्रोड्यूस किया जाए, आज ही बिल को पारित किया जाए। इतना हड़बड़ी जल्दबाजी करने की बजाय क्या है। राज्यसभा में बिल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है, यानी आज इस मुद्दे पर राज्यसभा में तकरार देखने को मिल सकती है। दरअसल देश में आधार कार्ड की संख्या और उसकी वेरिफिकेशन के आंकड़ों में काफी अंतर है। कुल आधार 131 करोड़, सत्यापित आधार 64.25 करोड़, वोटर कार्ड 91 करोड़। यही वजह है कि विपक्ष आधार को आधार बनाए जाने का विरोध कर रहा है। वैसे इस वक्त केंद्र सरकार की 312 स्कीम आधार से जुड़ी है। फोन कनेक्शन से लेकर स्कूल एडमिशन तक में आधार का इस्तेमाल हो रहा है और अब वोटर कार्ड से जुड़कर और भी डेटा आधार से जुड़ जाएगा। और आइए अब आपको ये बताते हैं कि इस नए कानून में क्या है।
कानून बनेगा तो क्या फर्क आएगा वो आपको बताते हैं। पहले जो नियम थे वो ये थे कि वोटर कार्ड आधार से नहीं जुड़ा है। अब व्यक्ति चाहे तो वोटर कार्ड आधार से जोड़ सकेगा, यानी कि एक व्यक्ति के 2 वोटर कार्ड नहीं बन सकेंगे। पहले की बात करें, यानी कि बिल के पहले की बात, 18 साल के नए मतदाता साल में सिर्फ 1 बार वोटर बन सकते थे, लेकिन अब साल में 4 बार वोटर कार्ड बनाने का मौका मिल सकेगा। मतलब 18 साल होने पर मतदाता बनने का इंतजार कम होगा। तो नए कानून में क्या बदलाव आए हैं वो आपको बता रहे हैं। पहले सैन्यकर्मी की पत्नी सैन्य मतदाता, लेकिन महिला सैन्यकर्मी का पति सैन्य मतदाता नहीं। लेकिन अब दोनों ही स्थिति में सैन्य मतदाता के पंजीकरण की सुविधा मिल सकेगी। मतलब दोनों को पोस्टल बैलेट की सुविधा मिलेगी। तो आज ये बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। कल लोकसभा में ये इसको पास किया गया, हालांकि भारी हंगामे के बीच इसको पास किया गया। आज राज्यसभा में इस बिल को पेश होना है। वहां पर क्या कार्यवाही होती है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। संगम नगरी प्रयागराज में चुनावी बेला में लगा है महिला महाकुंभ। पीएम मोदी आज यहां मातृशक्ति महाकुंभ में महिलाओं से संवाद करेंगे और 1000 करोड़ रुपयों की सौगात देंगे। इस कार्यक्रम के लिए यूपी के 75 जनपदों से 2.5 लाख महिलाएं प्रयागराज में जुट चुकी हैं। आज संगम तट पर पीएम मोदी महिलाओं को स्वरोजगार और स्वावलंबन का गुरु मंत्र देंगे। सवाल, क्या सौगात से महाकुंभ में बनेगी बात? प्रयागराज में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब इंतजार है पीएम मोदी का, जो आज दोपहर यहां पहुंचेंगे। मौका मातृशक्ति महाकुंभ का है, लेकिन माहौल पूरा चुनावी है। पूरे आयोजन स्थल पर पीएम मोदी के कटआउट्स लगे हैं। किसानों पर फोकस करते हुए होर्डिंग्स लगाए गए हैं। जगह जगह LED स्क्रीन लगाई गई है। पीएम मोदी 2.5 लाख महिलाओं को संबोधित करेंगे, लेकिन साथ ही चुनिंदा महिलाओं से संवाद भी करेंगे। कुछ ऐसी ही तस्वीरें फिर से दिख सकती हैं। तो बबीता जी बताइए, आप क्या करते हैं? आपका परिवार क्या करता है? हम तो घर पे ही रहते हैं सर, हमारे पति करते हैं काम। अच्छा, आप कुछ नहीं करते? हाँ, हम तो घर पे ही रहते हैं। अच्छा, बच्चों को देखते हैं। ये घर से मैं देर से आते हो तो आप डांटती होगी? जी सर। हाँ, ये आप आशीर्वाद दीजिए, माताओं बहनों के आशीर्वाद मिले ताकि मैं बहुत ज्यादा काम कर सकूं। पीएम और बीजेपी के निशाने पर आधी आबादी है। महिलाओं को खास एहसास कराने के लिए महिलाओं के नाम पर स्वागत द्वार बनाए गए हैं। आज महिलाओं के लिए पीएम मोदी 1000 करोड़ के तोहफों की बरसात करने वाले हैं। बीजेपी ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कमर कसी हुई है। सीएम योगी ने खुद तैयारियों का जायजा लिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 18 तारीख से ही प्रयागराज में कैंप कर रहे हैं। 75 जनपदों से महिलाओं को बसों में कार्यक्रम स्थल पर लाया गया। पूरे राज्य में 8000 बसों से 2.5 लाख महिलाओं को प्रयागराज लाया गया है। 60,000 महिलाओं को तो एक दिन पहले ही प्रयागराज लाकर ठहरा दिया गया है। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स शामिल होंगे। यूपी और केंद्र की योजना के लाभार्थी भी शामिल होंगे। मतलब साफ है, महिलाओं के जरिए बीजेपी चुनावी संदेश गांव-गांव तक पहुंचा रही है। बीजेपी इस कार्यक्रम को कितनी गंभीरता से ले रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। कार्यक्रम में गवर्नर आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, साध्वी निरंजन ज्योति, अनुप्रिया पटेल भी कार्यक्रम में रहेंगे। यूपी में सत्ता पक्ष की सभी महिला सांसदों को कार्यक्रम में शामिल रहने को कहा गया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।